तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक हम कक्षा 12वीं के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों का कुल प्रश्न 4.8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया आपका सपोर्ट भी रहा है इस चैनल के साथ। और देखने में आ रहा है कि आपको आनंद भी आ रहा है, पढ़ने में कोई आपको इशू नहीं हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे के भी जितने भी लेक्चर आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और साथ ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रश्न 4.9 से और देखने का प्रयास करेंगे 4.9 से लेकर और कुल 13 प्रश्न है तो 4.13 का आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आराम से बैठिए और ध्यान से इस लेक्चर को क्या करिए, देखने का प्रयास करिए। अगर कोई आपको इशू होती है तो कमेंट में जरूर कमेंट करें और वीडियो कैसा लगता है यह भी अपनी राय रखें। साथ में आप एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में क्या करें, इस लिंक को शेयर करिए। तो चलिए आरंभ कर रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.9 क्या कहता है। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, जो जो दिया है उसको हम लिखते चलते हैं और आगे फिर हम करने का प्रयास करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और सॉल्यूशन में दिया हमारा एक वर्गाकार कुंडली जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वर्गाकार कुंडली की भुजा। अब वर्गाकार कुंडली का भुजा किसके द्वारा लिखा जाता है भाई, ए से। तो यह है 10 सेंटीमीटर के बराबर। अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर बदले तो क्या क्या हो गया, 10 गुणे 10 पर -2 मीटर। इसी को आप, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब कह रहा है 20 फेरे हैं, फेरों की संख्या n, n बराबर हमारा कितना दे दिया है, 20 फेरे। अब कह रहा है कि उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा I का मान दिया है 12 एम्पियर के बराबर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अवलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया है B का मान, तो B इक्वल टू दिया हमारा 0.80 टेस्ला के बराबर और कितना कोण बना रहा है, साथ में कोण भी दे दिया है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो कह रहा है कि कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, मतलब आपको टाउ का मान बताना है कि टाउ कितना। ठीक है, ये तो आप बड़े पहले से ही जानते हैं कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का अंतर्गत में अगर हम कोई कुंडली व्यवस्थित करें, चाहे वो हमारा कुंडली आयताकार हो या वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो, किसी भी प्रकार का हो, अगर हम कोई कुंडली उसके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है, जो क्या करता है, उस कुंडली को उसके अक्ष के परितः घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो वही आपसे पूछा गया कि कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा यहाँ पे। तो आप लिखें चूंकि कुंडली पर लगने वाला या लगने वाले या लगने वाला, लिखो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, और ये हमारा होता है, अगर आपको याद हो तो टाउ इक्वल टू NIA/B साइन थीटा, जहां पे n हमारा क्या है, फेरों की संख्या, I विद्युत धारा, ये क्या है, तो कुंडली का क्षेत्रफल। चूंकि कुंडली हमारा कैसा है, वृत्ताकार है, तो हम A का मान निकाल सकते हैं। चूंकि चूंकि A बराबर होगा भुजा का वर्ग, आप अच्छे जानते होंगे, भुजा मतलब A का वर्ग। ये कितना है हमारा, 10 × 10⁻² का वर्ग, इतना वर्ग मीटर। इसी का मान हम आगे रखेंगे चलते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान रखना स्टार्ट करो। सबसे पहले n है आपका 20, I कितना है आपका, I दिया है 12, ये अभी आपने निकाला है 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। B हमारा दिया 0.80 और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हमारा कितना है, 30 डिग्री, इतना आ गया। ठीक है, सॉल्व करिए। अब यहाँ से देखिए, अगर आप 12 का गुणा 20 में करेंगे तो 240 गुणे इसका करेंगे तो 10 दाम में 100, ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 10⁻⁴ गुणे 0.80 और साइन 30 का मान होता है 1/2, या बच्चे जानते चुकी साइन 30 बराबर हो गया हमारा 1/2। ठीक है, सॉल्व करते जाते हैं, यहीं से काट ले, 2 एकम 2 और 0.40।
और 0.40 में 100 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका 240 गुणे, इन दोनों का मैं गुणा कर रहा हूं तो ये हो गया 40 गुणे 10⁻⁴। अब इसे सॉल्व करें। 4 चौको 16 और 4 दूना 8 और 8 एक 9 और उसके बाद से कितने जीरो, 2 जीरो, गुणे 10⁻, हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है जी। अब देखो यहां से, अब अगर हम इसे क्या इसे हम लिख सकते हैं 9 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 9.600 इंटू 10 के बजाय 1000 लिख ही सकते हैं, गुणे 10⁻⁴। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई समस्या नहीं है। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। अब -4 में से 3 जाए कितना बचेगा, -1। तो यहां से हमारा देयरफॉर टाउ का मान निकल के आ गया 9.6 इंटू 10⁻⁻1। और ये क्या हमारा चूंकि चुंबकीय सॉरी बलयुग्म आघूर्ण है तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो या तो आप ऐसे लिख लो, या हम टाउ का मान अगर -1 से गुणा करें, -1 मतलब बटा में 10 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, या टाउ का मान आ गया आपका 0.96 और बल युग्म आघूर्ण है तो न्यूटन इंटू मीटर। तो यही आपसे पूछा गया है कि कुंडली पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण 0.96 न्यूटन इंटू मीटर होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कुछ खास नहीं था, बस हमको जो दिया गया वो सीधे सीधे फार्मूले में उठा कर रखिए और आपका मान निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चले नोट करें। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ या 4.10 के तरफ। नोट करें। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है, बड़ा आसान है, हमारा चौथे अध्याय के 10वां प्रश्न है। और 10वां कहता है, दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में मीटरों M1 M2 के विवरण नीचे क्या किए गए, दिए गए। दो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, उनमें मीटरों से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे नीचे दिया गया। क्या दिया गया भाई, पहले मीटर के लिए हमारा दिया M1 के लिए दिया है R1 बराबर 10 ओम, N1 बराबर 30, A1 बराबर 3.6 गुणा 10⁻³ वर्ग मीटर, B1 बराबर 0.25 टेस्ला। उसी प्रकार से R2 बराबर दिया 14 ओम, N2 बराबर दिया 42, A2 बराबर दिया 1.8 इंटू 10⁻³ वर्ग मीटर और B2 बराबर दिया 0.50 टेस्ला के बराबर। अब कह रहा है दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक क्या है, समान है। स्प्रिंग नियतांक मतलब C का मान हमारा क्या है, समान है। तो आगे पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि M2M M1 की धारा सुग्राहिताओं और दूसरा कह रहा है कि M2M M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। मतलब पहले क्वेश्चन में आपको धारा सुग्राहिताओं का अनुपात ज्ञात करना है और दूसरा में आपको वोल्टता सुग्राहिताओं का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। और देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला लेते हैं। अब पहला में हम लिख रहे हैं कि चूंकि धारा सुग्राहिता अब धारा सुग्राहिता का फार्मूला आपको बताया गया होगा, SI इक्वल टू ए हमारा होता है NAB/C के बराबर, ऐसा बताया गया होगा। ठीक है, अब पहले मीटर के लिए हम धारा सुग्राहिता लें, दूसरे मीटर के लिए धारा सुग्राहिता लें, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखो M2 और M1 का हम दूसरे के लिए लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि M2 मतलब दूसरे मीटर के लिए धारा सुग्राहिता लिख रहे हैं, तो M2 बराबर क्या होगा भाई, M2 के लिए N2 हो जाएगा, A का मान A2 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा B2। लेकिन C क्या है, यह परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि दोनों के लिए कैसा है, एक समान। इसी प्रकार तथा M1 क्या होगा, तो M1 हो जाएगा N1 A1 B1 बाई C, इतना ही होगा हमारा। अब हम क्या निकालते हैं, अब इनका अनुपात हम लिखेंगे, अब M2 बाई M1, तो M2 का मान हो गया हमारा N2
A2 B2 बाई सी, और M1 का मान हो गया N1 A1 B1 बाई सी। अगर ये पलटेगा तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका C से C क्या हो गया कैंसिल, और ये आ जाएगा N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1। ठीक, अब इसे कैसे हम लिख पाएंगे, तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका M2 अपान M1, और यह बराबर हो जाएगा N2 बाई N1 इंटू A2 बाई A1 इंटू B2 बाई B1। देखिए ये चीज है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब मान उठा के रखो, N2 N2 का मान देखो कितना है 42, और N1 कितना है 30। A2 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, और A1 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 3। B2 है 0.50, और B1 कितना है 0.25 के बराबर, कितने के बराबर, ठीक है। अब जो जो कटने वाला वो काट लो, जैसे 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस 3 कटेगा, इस दशमलव से यह दशमलव कैंसिल, इस दशमलव से यह दशमलव कैंसिल, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, दो यहाँ पे आ गया, 18 कम 18, 18 दूना 36, और दो से दो क्या हो गया कैंसिल, इधर का तो सारा खत्म हो गया। यहाँ देखिए क्या बचा 42 30, तो 6 से काटू, 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30, तो हमारा निकल के आ गया यहाँ पे M2 अपान M1, और ये आ गया 7/5 के बराबर। क्लियर है, इसका मतलब है कि पहली सॉरी दूसरी मीटर तथा पहले मीटर की धारा स्वग्राहिताओं का अनुपात जो आएगा वो 7/5 आएगा। तो आप लिख सकते हैं अर्थात M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात 7/5 होगा। कितना होगा भाई 7/5, मतलब हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि M2 रेशियो M1 यह बराबर हो गया 7/5, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमारा कितना निकल के आ गया 7/5, या यहाँ पे देख लीजिए M2 बाई M1 का मान कितना आ गया 7/5 के बराबर। क्लियर है, अब ये तो हो गया पहला। अब हम बात करते हैं बी के लिए। अब बी में क्या क्या है, बोल्टता सुग्राहिता। तो आप जानते हैं चूंकि बोल्टता सुग्राहिता और यह बराबर होता है हमारा, सारा चीज वैसे ही होता है, बस एक चीज चेंज होता है इसमें, NAB अपान C इंटू 1/R, यहाँ प्रतिरोध भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे M2 के लिए आप बोल्टता सुग्राहिता निकालो, M2 मतलब दूसरे मीटर के लिए। तो चूंकि M2 बराबर होगा N के लिए N2, A के लिए A2, B के लिए B2, लेकिन C में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दोनों का स्पिन मेथड क्या है कांस्टेंट है, इनटू 1/R2, ऐसा ही होगा। अरे सबके लिए दूसरे क्लियर हो गए ना, तो N2 A2 B2 R2 ऐसे आएगा। तथा M1 कितना आएगा भाई, तो M1 आएगा N1 A1 B1 बाई C इंटू 1/R1। ठीक, हमें क्या निकालना है M2 बाई M1। अब लिखेंगे हम, अब M2 बाई M1, M2 का मान देखिए N2 A2 B2 बाई C इंटू 1/R2 अपान M1 N1 A1 B1 बाई C इंटू 1/R1। ठीक है, अब ये पलटेगा, सबसे पहली बात कि C से C क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यह हमारा मान ऐसे आएगा N2 A2 B2 बाई R2, पहले का आइए पलट के क्या जाएगा भाई R1 ऊपर और सब नीचे, तो R1 अपान N1 A1 B1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख रहे हैं N2 A2 B2 बाई N1 A1 B1 इंटू R1 बाई R2। क्या से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे रीअरेंज करो, N2 अपान N1 इंटू A2 अपान
A2/A1 इंटू B2/B1 इंटू R1/R2। अगर गौर से देखो तो इतना मान, यह वाला जो मान है, इसी की तो वैल्यू यहाँ पे निकाला हमने, कितना आया 7/5। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 7/5 रख सकते हैं इंटू R1 कितना है हमारा, यहाँ कहीं दिया होगा, R1 है 10 और R2 कितना है 40। बड़ा आसान है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो देयरफॉर M2/M1 यह निकल के आ गया 1/1, अर्थात M2 रेशियो M1 का मान आ गया 1/1 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि वोल्टता सुग्राहिता, दोनों मीटरों की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 1/1 होगा। तो आप यहाँ लिखें, अतः M2 व M1 की वोल्टता सुग्राहिता या सुग्राहिताओं का अनुपात 1/1 होगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि दोनों मीटरों की एक बार हम धारा सुग्राहिताओं का अनुपात निकाल सकते हैं और एक बार क्या निकाल सकते हैं, वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा इसका क्या फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि M2 का यह मान होता है, नहीं, M2 हमारा मीटर है और उस मीटर की धारा सुग्राहिता का मान इतना होता है। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि M2 बराबर इतना होता है। फार्मूला तो हमारा है कि SI बराबर NAB/, क्या है, C है। तो हम SI के स्थान पे M2 नहीं लिख रहे हैं ना, M2 जो है यह क्या है, यह मीटर को बता रहे हैं, किस मीटर की आप धारा सुग्राहिता क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हो, ज्ञात कर रहे हो। क्लियर है ना। तो इसकी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो बहुत आसान, बहुत सरल है, नोट करें। अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है भाई, तो ये हमारे 11वां प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 गॉस, गॉस क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र का ये क्या है, मात्रक है, जहां एक गॉस बराबर है 10⁻⁴ टेस्ला। ये ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण भी है, कई बार MCQ में भी पूछ देता है कि एक गॉस का मान कितना होता है, या आपसे यह भी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, और उस मात्रक में एक जगह गॉस भी रहता है, कई डिफरेंट टाइप के मात्रक दे दिए जाते हैं, उसमें एक गॉस रहता है। बच्चों का गॉस ध्यान में नहीं आता तो बच्चे गॉस पे लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक मात्रक हमारा गॉस भी होता है, का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। तो जो जो दिया पहले उसको लिखते चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा दिया है B का मान, तो B इक्वल टू दिया है आपका 6.5 गॉस। इसको हम टेस्ला में चेंज करें तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर। क्यों, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। अब कह रहे का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड क्या है, वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो V इक्वल टू दिया है 4.8 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। क्षेत्र के कैसे जा रहा है यार, लंबवत जा रहा है। कैसे हम समझाऊं आपको इस चीज को, ये देखिए, जैसे मान लिया कि मैंने कहा कि यह हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र एक समान, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यह तो B हो गया, इसके लंबवत इस प्रकार से हमने कहा कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कहीं भी दिखा सकते हो, इस प्रकार से हमारा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यह हमारा इलेक्ट्रॉन, इसका वेग दे रखा है, ठीक है। कह रहे कि व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। ये तो बात आप बहुत पहले से जानते हैं भाई, शुरू से ही बात पढ़ाया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत इसमें से गुजरेगा या इसमें लंबवत आएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस इलेक्ट्रॉन पर एक क्या होगा, बल आरोपित होगा, जिस बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन के वेग के परिमाण में तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये तो बात सही है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, बार बार परिवर्तित होती रहेगी। अब बार बार परिवर्तित होने के कारण जो इसकी दिशा होती है वो बार बार बदलती है, और जब बदलती है तो इसका जो पथ होता है वो पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार पथ हो जाता है। ये बात आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो चलिए हम सीधे सीधे इसके बारे में व्याख्या लिख देंगे। आगे कह रहा है कि वृत्ताकार कक्षा की क्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करेगा
तो उस पथ की कुछ तो त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या के लिए भी मैंने आपको फार्मूले पहले ही लेक्चर में इसके दे रखा है कि कैसे त्रिज्या निकाला जाता है। ठीक है, बड़ा आसान है। साथ में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है E इक्वल टू दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। साथ में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यह आपको याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के बराबर। क्योंकि आप 12th में है, इस बात का ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इस पे निर्भरता आपकी नहीं रहनी चाहिए कि क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या भाई, वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या मतलब आर का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, बहुत आसान है। आप लिखें, क्योंकि वृत्ताकार वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, और त्रिज्या का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर इक्वल टू एम ई। एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इंटू भी, भी मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करो, मान उठा के रख दो। मान रखोगे तो क्या होगा, एम ई का मान दिया 9.1 इंटू 10⁻31। भी कितना दिया भाई, ये दिया 4.8 इंटू 10⁻6 बाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब बी का मान हमारा दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला के बराबर। ठीक है जी, अब यहां से सॉल्व करिए कैसे कैसे होगा। तो ये हो जाएगा, इससे काटो, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, और 16 कम 16, 16 3 48, तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक है जी, अब इसको, इसका दशमलव हटाइए यहाँ से, इसका दशमलव हटाइए, और 13 सत्ते 91 और 13×5 = 65। तो ऊपर हो गया 7×3 = 21, ध्यान से देखो, 7×3 = 21, और 31 में से 6 जाएगा तो 25, तो 10⁻−25 बटा, नीचे में क्या आ जाएगा 5, और -19 और -4 में कितना आ जाएगा -23, तो 10⁻23। अब 10⁻23 को ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ बचेगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और 5 दूना 10, तो यह हो गया हमारा 4.2 गुणे 10⁻−25 और गुणे 10⁻+23, अब 25 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा -2, तो हमारे यहाँ आर का मान निकल के आ गया 4.2 गुणे 10⁻−2 मीटर के बराबर। या इसी को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻2 मीटर, तो देयरफॉर हमारा आर का मान आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, जिस वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, उस वृत्ताकार कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो होगी 4.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप एक लाइन में ये लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर होगी। साथ में हम लगे हाथ इससे क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं कि किस तरीके से इसका पथ वृत्ताकार होगा। तो आप यही बातें आप लिख, अभी जो मैंने समझाया वही बात आपको बहुत आप लिखने जा रहे हैं। आप लिखेंगे कि चूंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा चुंबकीय, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, अतः इलेक्ट्रॉन के वेग के परिमाण में कोई भी अंतर, या कोई अंतर, या भी लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं होगा, जबकि उस पर एक बल कार्य करेगा।
एक बल कार्य करेगा जो उसकी दिशा को लगातार लगातार परिवर्तित करता रहेगा। हम क्या कर सकते हैं? परिणाम स्वरूप अतः परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार होगा। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे, और इसके पहले भी इसके बारे में खूब अच्छे से आपको समझाया गया है। तो यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो बेकायदा आप इसके बारे में ऐसे त्रिज्या निकालिए और त्रिज्या के साथ में उसकी क्या कर दीजिए, व्याख्या कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बड़े ढंग से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। कैसा लेक्चर लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में एक लाइक का बटन दबाएं और अपने ढेर सारे मित्रों में इस वीडियो के लिंक को क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो नए बच्चे आए हो, अगर चैनल से ना जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और वो 12 और 13 भी क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, बड़े शानदार हैं, तो नोट करें। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा 4.12, जो बेस करता है 4.11 पे। मतलब जो चीजें हमने 4.11 में निकाली है उसी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पे पूछी जा रही है। तो क्या कह रहे हैं, देखो कह रहा प्रश्न 4.11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। अभी आपको क्या प्राप्त करना है? आवृत्ति प्राप्त करना है। क्या यह उत्तर इलेक्ट्रॉनों के वेग पर निर्भर करता है? व्याख्या कीजिए। तो जो हमारा प्रश्न था पिछला, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो पिछला में हमने यह बात देखी थी कि इलेक्ट्रॉन अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार होगा। अब वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल का अनुपात ही या एक है कि आवृत्ति जो होती है वह 1/आवर्तकाल होती है। ये बात आप जानते हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति क्या होगी, ये आप बताइए। तो आपको आवृत्ति का मान बताना है। तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको आवृत्ति का भी फार्मूला बताया गया है, पहले लेक्चर में आपको सारी चीजें दिया गया है। तो मैं एज इट फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ। क्यों भाई? हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ऐसा ना हमें डेरिवेशन थोड़ी करना है कि आवृत्ति हमें कैसे प्राप्त हो रही है। हमें तो सीधे आवृत्ति का फार्मूला प्रयोग करके और क्या करना है? अपना मान निकाल लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आवृत्ति कैसे प्राप्त हुई है तो उसको जाके आप क्या करिए, पिछले जो लेक्चर हमारा है, जो पहला लेक्चर इसका है चैप्टर का, वो लेक्चर देखिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि आवृत्ति कैसे प्राप्त हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया क्या क्या भाई? तो पिछले लेक्चर में आपको सबसे पहले हम आवृत्ति लिखते हैं, लिखते हैं चूंकि वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति। अब देखो, आवृत्ति को कई तरीके से लिखा जाता है। आवृत्ति को n से भी लिखा जाता है, आवृत्ति को न्यू से भी लिखा जाता है, आवृत्ति को f से भी लिखा जाता है। तो जैसे चाहो आप लिख सकते हो। आवृत्ति मान लो हमने न्यू बराबर लिखा, न्यू a बराबर होता है EB/2πme, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए मान क्या क्या है। तो चूंकि E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आप जानते ही जानते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे दिया है Me, यह भी आपको पता है, यह कितना है भाई? तो यह हमारा होता है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर। चुंबकीय क्षेत्र कितना है B? यह है 6.5 × 10⁻4 टेस्ला के बराबर। तो इतनी बातें पिछले लेक्चर में आपको दिया गया था, पिछले क्लास में आपने इस चीज को देखा था। तो उसी को आधार बना के आपको आगे क्या करना है, बढ़ना है। तो हमने क्या देखा कि E है इतना, Me इतना है, अब E का मान इतना, तो उठा कर रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे, ये आ गया 1.6 × 10⁻19, B का मान 6.5 × 10⁻4, टू पाई का मान 3.14 और Me का मान हमारा है 9.1 × 10⁻31 के बराबर। ठीक है जी। अब इसमें देखो
काटना है तो काट लीजिए, दशमलव से दशमलव गया, 13×7 = 91 और 13×5 = 65। ठीक है जी, और 2 एकम 2 और यहाँ आ गया 0.8। मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40, मतलब 4.0 इंटू -19 - 4 मिलकर -23, तो -23, और ये -31 ऊपर जाएगा तो इंटू 10^31 बाई 3.14। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ जो मान निकल के आएगा वह आएगा आपका न्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 18.18 इंटू 10⁶ हर्ज के बराबर। इतना हर्ज के बराबर आ जाएगा। क्यों हर्ज क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आवृत्ति निकाल रहे हो। अब 10⁶ को आप जानते हो मेगा, किस रूप में समझते हो? मेगा। तो इसी को आप लिख सकते हो यार, न्यू इक्वल टू हो जाएगा 18.18 मेगा हर्ज के बराबर। क्लियर है ना? तो ये कह रहा है कि हमारी आवृत्ति क्या आएगी? तो आवृत्ति आ गई 18.18 मेगा हर्ज के बराबर, या 18.18 इंटू 10⁶ हर्ज के बराबर। अब आगे कह रहा है कि क्या यह उत्तर जो आंसर आया है या इलेक्ट्रॉनों का वेग पर निर्भर करता है क्या? आप तो यहाँ देख रहे हैं कि इस फार्मूले में आवृत्ति जो है, इस पूरे फार्मूले में वेग तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लिखोगे कि चूंकि न्यू नॉट डिपेंडेंट अपॉन किस पे? भी। न्यू भी पे निर्भर नहीं करता। तो आप क्या इसका आंसर लिखेंगे? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि प्राप्त उत्तर इलेक्ट्रॉनों के वेग पर निर्भर नहीं करता। और किस पे निर्भर करता है भाई? तो यह चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान, इस पे इसकी कोई खास निर्भरता नहीं है, क्योंकि यह फिक्सेबल वैल्यू है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बदल जाएगा या द्रव्यमान बदलेगा, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या हो सकता है? बदल सकता है। तो मोस्टली रूप से क्या है, तो जो न्यू है वो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बड़ा प्यारा चीज था, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वह वेग पे कहीं से भी निर्भर नहीं कर रहा है। तो बस आपसे इतना ही जानना था, साथ में ये जानना था कि आवृत्ति कितनी होगी। तो आपने बता दिया, आवृत्ति 18.18 मेगाहर्ट्ज या 18.18 इंटू 10⁶ हर्ट्ज के क्या होगी? बराबर। तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 को 11 के आधार पर करने का क्या किया? पूरा प्रयास किया। अब बच जाता है लास्ट प्रश्न, इसे फटाफट नोट करें। उसके बाद हम देखते हैं अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न के साथ ही यह हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का अध्याय, जो आंकिक प्रश्नों का हल ज्ञात कर रहे थे, वो यहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो नोट करिए। तो 4.12 या 12वां क्वेश्चन करने के बाद से अब लेकर आ गए लास्ट प्रश्न। और लास्ट प्रश्न जो है बड़ा शानदार है। ऐसा प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें दो तरीके के प्रश्न है। एक तो आपका प्रश्न है जिसको आपको क्या करना है? रिटर्न में बताना है। और दूसरा जो वाइवा होता है ना आप लोग का, वाइवा से संबंधित भी चीज यहाँ पे क्या की गई है? दी गई है। तो दोनों तरीके का प्रश्न यहाँ पे मिला हुआ, मतलब रिटर्न और प्लस वाइवा। तो कैसा है देखते हैं इस प्रश्न को। बड़ा शानदार है। इसमें देखो दो प्रश्न है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न का हल ज्ञात करते हैं, फिर हम दूसरे पर बात करेंगे। तो पहला हम लेते हैं। पहला में क्या किया दिया? कह रहा 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली, फेरों की संख्या n = दे दिया है 30। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या है 8.0 सेंटीमीटर। हमारा त्रिज्या दिया हुआ भाई r, ये दिया है 0.8 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा यार? तो यह जो होगा 0.8 गुणे 10⁻² मीटर। ठीक है, जिसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई का मान दिया है इसमें 6.0 एम्पियर के बराबर। 1.0 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया है 1.0 टेस्ला के। एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अविलंब से 60 अंश का कोण बनाती है। साथ में आपका थीटा का मान दे दिया है कितना डिग्री? 60 अंश। तो कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण प्रकलित कीजिए। अब आप जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी कुंडली को ऊर्ध्वाधर रखा जाए, जो कुंडली
कि आकृति चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, किसी भी प्रकार का हो, तो आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस कुंडली पे एक क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, आरोपित होता है। जो बल आघूर्ण उस कुंडली के अक्ष के प्रति, अगर यह कुंडली है तो उसे अक्ष के प्रति ऐसे घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब कह रहा है कि कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए, अगर कुंडली ऐसे घूम रही है तो इसके विपरीत दिशा से जितना बल इसको घुमाने के लिए लग रहा है उतना ही बल इसके विपरीत दिशा से अगर आप लगाओगे तब जाके कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमेगी नहीं। तो कह रहा है कि कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसका परिमाण प्रकट कीजिए। तो भैया उतना ही आपको बल युग्म आघूर्ण लगाना पड़ेगा जितना क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इसको घुमाने के लिए लगा रहा है। इसका मतलब आप पहले काम करो, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना बल युग्म का आघूर्ण इस पर आरोपित हो रहा है पहले ये निकाल लीजिए। तो जो निकालेगा जो मान आएगा उतना ही मान हमें विपरीत दिशा से भी क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अरे बड़ा सरल है यार, ऐसे समझिए ना। यह कुंडली है, यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यह चुंबकीय क्षेत्र कारण इस पे बल लग रहा है, यह बल इसे घुमा रहा है, ठीक है। कब नहीं घूमेगा भाई, तो जितना बल इसको लगा के घुमा रहा है उतना ही बल इधर से अगर विपरीत से लग जाए तो क्या ये अपने अक्ष के प्रति ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो हमसे यही तो पूछा गया कितना बल विपरीत से लगाओगे, तो जितना इधर से लगेगा उतना ही बल विपरीत से लगेगा। इधर से लगने वाला जो बल है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण है बस वो निकाल लीजिए, उसी को विपरीत में बता दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है। मतलब हमें किसका मान निकालना भैया, टाउ का, टाउ का मान निकालना है। तो आप तो जानते हैं टाउ के बराबर, टाउ किसके बराबर होता है, आप लिखेंगे चूंकि चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, और ये आप जानते हो कि टाउ इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। जहां पे n फेरों की संख्या दिया है, I दिया, विद्युत धारा दिया है, A है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो यहाँ नहीं दिया जी, लेकिन चूंकि हमारी कुंडली कैसी है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हो। तो आप जानते हो चूंकि A बराबर यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर का मान यहाँ पे हमको दिया है 0.8 इंटू 10⁻², इतने का होल वर्ग मीटर। यही मान उठा के आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। एन का मान है 30, आई का मान है हमारा 6, ए का मान अभी निकाला है 3.14 गुणे 0.8 गुणे 10⁻² का वर्ग गुणे बी का मान है 1.0 और साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है जी। अब यहां से देखिए, आप 1 का गुणा 30 में करेंगे 30 ही रहेगा, तो ये तो हो गया 30, और 30 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 का 18, तो सीधे लिख लो 180। ये हो गया 180 गुणे 3.14, और इसका 8 का वर्ग करो तो 64, तो 0.64 गुणे 10⁻⁴, और एक तक मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं साइन 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब अगर सबको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद से जो हमारा टाउ का मान यहाँ पे निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा 3.13 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। तो इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पे जो लगने वाला बल है वो होगा 3.13 न्यूटन मीटर के बराबर। लेकिन हमें तो विपरीत बल बतानी है, तो विपरीत बल भी इतना ही होगा, इतना ही तो बल लगाओगे तो ये नहीं घूमेगा, अन्यथा तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो आप इसी को लिखें, अतः अतः हमें कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए घुमाने से रोकने के लिए 3.13 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला कैलकुलेशन।
अब आता है दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल के अनियमित आकृति के समतलित कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। मतलब अब कह रहा है जो आपने वृत्ताकार कुंडली लिया था जिसका क्षेत्रफल इतना निकल के आया था, सेम इतना ही क्षेत्रफल का अब वृत्ताकार कुंडली हटा के कोई अनियमित आकृति की कुंडली वहां पे लाके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, तब शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहे। मतलब ऊपर जितना भी विवरण दिया है सेम एज इट रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा क्या? ये आपसे पूछा गया है कि अगर अनियमित आकृति का समान क्षेत्रफल का अगर कोई कुंडली लाके व्यवस्थित कर दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो आपका आंसर जो आया है, कितना आंसर आया? 3.13 न्यूटन टू मीटर, यह बदल जाएगा क्या? तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, क्या हमारा टाउ कहीं आकृति पर निर्भर कर रहा है क्या? तो आप तो जानते हो चूंकि चूंकि टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। अब यहां से देखें तो हमारा जो टाउ है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? ए के। ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल के। क्या क्षेत्रफल आकृति को परिभाषित करती है क्या? नहीं सर। एक समान क्षेत्रफल का एक से अधिक आकृतियां हो सकती हैं। अगर मैं कहूं कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो 1 वर्ग मीटर का आप आयत भी बना सकते हो, 1 वर्ग मीटर का वर्ग भी बना सकते हो, 1 वर्ग मीटर का आप क्या बना सकते हो? एक अनियमित आकृति भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जिसका क्षेत्रफल कितना हो? 1 वर्ग मीटर। दैट मीन्स कि यह तो कहना संभव नहीं है कि क्षेत्रफल के वजह से आकृतियां डिफाइन होती है। नहीं, क्षेत्रफल अलग चीज है और आकृति क्या है? अलग है। तो हम देख रहे हैं कि बलयुग्म का आगुण जो है वह क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, न कि आकृति पे। अतः हम कहेंगे सर कि अनियमित आकृति आने के कारण हमारे उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप यही बातें आप लिखेंगे कि चूंकि बल आघूर्ण कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि आकृति पर, देयरफॉर उत्तर, हाँ कह रहा उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या है? देयरफॉर आकृति परिवर्तित होने पर बल आघूर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 13 यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। और 13 के साथ साथ यह पूरा का पूरा चैप्टर का आंकिक प्रश्न भी इसी लेक्चर में क्या होता है? समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक अब तक जितने भी आंकिक प्रश्नों का हल आपको दिया गया है, आपने उसको ठीक से अध्ययन किया है। अगर नहीं किए हैं तो एग्जाम बहुत पास अब आ गया है। आप कंटिन्यूटी बना के इन सारे एक्सरसाइजों के आप आंकिक प्रश्नों को खूब ठीक से क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। अब मैंने पूरी कोशिश किया है कि जितने प्यारे से प्यारे लहजे में, जितने आसानी से आसानी सहूलियत के साथ आपको समझाई जाए कि जिससे आपको पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर तैयारी ना हो तो एक बार आप आराम से जाके सारे लेक्चर को कंटिन्यूटी बना के आप देखने का प्रयास करिए। ये मेरा गारंटी है कि आपको एक एक प्रश्न खूब अच्छे से समझ में आ भी जाएगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये न्यूमेरिकल का जो डर है ये आपके शरीर से तो 100% निकल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर में आपको आनंद आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग, अगला लेक्चर लेके आएंगे और उस अगले लेक्चर में अध्याय 5वें के आंकिक प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़ के अपनी पढ़ाई को क्या करें? पूरा करते रहें। अब बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।